जी हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार में आशा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि रीट मेंस का एग्ज़ाम है जो 3 महीने बाद में होने वाला है दोस्तों। तो एनसीईआरटी का विद रोल रहने वाला है। इस वजह से हमने सोचा है कि क्यों ना आपको जो सभी एनसीईआरटी की बुक्स है, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 पूरी बुक्स हम इस यूट्यूब चैनल पर से पूरी सोल्व करवाने वाले हैं। और एक एक ढंग से आपको पॉइंट ऑफ जो आपके सिलेबस में दे रखा है, आज आईसीटी पूरी ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं कहता हूँ जिसने भी ये वीडियो ध्यान से सुन लिया, बकवास नहीं कर रहा दोस्तों, यदि ध्यान से सुन लिया, एक भी अंक नहीं कटेगा। क्योंकि आप कितने कलाम के नोट्स पढ़ लो, चाहे उत्कर्ष के पढ़ लो, क्योंकि पेपर बनाने वाला जो आपका जो पेपर लेगा वो पेपर आपका यहीं से लेने वाला है, ठीक है। इसलिए ढंग से देख लेना है। आईसीटी के मैं कहता हूँ यदि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से 4 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपके पक्के होने वाले, ठीक है। अगले 1 घंटे आपको इस क्लास को देना है, ढंग से सुनना है, ठीक है। क्योंकि आपको वित्त प्रूफ में दे रहा हूँ कि वह कक्षा 9 में 2 टॉपिक दे रखे हैं। वैसे तो इसमें पूरे टॉपिक हैं, क्योंकि कक्षा 9 की इस बुक्स में हमारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं 2 यूनिट है। जो 2 यूनिट में बताने वाला हूँ कि आपको, एक तो हमारा दे रखा है यहाँ पे सिंपल तरीके से आईसीटी के अनुप्रयोग, ठीक है। एक तो आईसीटी का अनुप्रयोग है, और जो तीसरे नंबर की अपनी यूनिट है आईसीटी के अनुप्रयोग सामाजिक प्रभाव, ये 2 यूनिट आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। हो सकता है टाइम रहेगा, आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ में, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बाकी के इनपुट आउटपुट वाले और जो सॉफ्टवेयर है उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को ढंग से देखना है, ठीक है। वैसे तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि इस वीडियो को जो भी देख लेता है एक भी अंक उसका नहीं कटेगा। आईसीटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। यदि आप टीचिंग मेथड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी मैं थोड़ा सा रोल रखने वाला हूँ, क्योंकि 10 नंबर का मैटर है। क्योंकि 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस वजह से 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, ठीक है। ढंग से देखना है, विद प्रूफ यानी कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ढंग से देखेंगे हम, ठीक है। और अगले 1 घंटे में इस वीडियो के माध्यम से पूरा करने वाले हैं। जिसने भी इस वीडियो को देख लिया एक भी अंक नहीं कटेगा, तो मेरा ये वादा है आपसे। और बाकी जो भी नए अभ्यर्थी हैं इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशन है हमारा वो तभी मिल पाएगा जब आप घंटे के बटन को दबाओगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी के पॉइंट में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। बाकी सब एक साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे भाई, क्योंकि हमारे लिए तो यही मोटिवेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो आपकी जो 2 यूनिट्स है वो मैं बता देता हूँ कि एक तो दे रखा है आपके 195 पेज पर दे रखी है आपकी यूनिट, वो हम देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखना वो यानी कि झट से यहाँ पर आपको शो करेगी, ये देख सकते हैं आप। ये आपको 2 यूनिट दे रखी है, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ठीक है। ये आपकी तीसरे नंबर की यूनिट है। आप सिलेबस को जो अंतिम पॉइंट में आपकी जो आईसीटी दे रखी है उसको ढंग से मिलान करना, उसमें बिल्कुल A to Z ये आपको यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा इसमें बड़ा दिख रहा है तो कोई बात नहीं भाई, हैंडल कर लेना। लेकिन जो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो बहुत काफ़ी अच्छी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी यानी कि आईसीटी का अनुप्रयोग क्या है। देखिए दोस्तों, हमने उपयोग तो सुने, यानी कि उपयोग तो हमने सुने, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अनुप्रयोग, यानी कि आईसीटी के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ से एक क्वेश्चन यानी कि पक्का होने वाला है आधे घंटे में। हो सकता है मैं इसको 10 से 5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, तो आप वीडियो के लिए बने रहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आईसीटी में ये टॉपिक दिया है, आखिर ये आपके सिलेबस में तीसरे नंबर की यूनिट दे रखी है दोस्तों, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिख रखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। समझते हैं हम वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, और मैंने भी इसको यानी कि अच्छे से ढंग से रिवाइज करेंगे, याद है ना, क्योंकि आपको तभी जाके समझ में आने वाला है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि आपसे यहाँ पे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में एक ज़बरदस्त क्रांति लेकर आई है, ठीक है। क्योंकि यदि कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों आज की पीढ़ी में देखिए तो काफ़ी बढ़ रहा है, इस वजह से ये ज़बरदस्त क्रांति के नाम से आई है। सूचना प्रौद्योगिकी के सारे हम आर्थिक संबंधता की ओर से बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य के रूप में हम ई कॉमर्स इंटरनेट के द्वारा यानी कि डाक भेजना जैसे ईमेल द्वारा संभव हुआ है ना। पहले क्या होता था, जैसे कि कोई भी सामान हमें भेजना है तो हम डाक का यूज करते थे, लेकिन आज कंप्यूटर आ गया है, तो कंप्यूटर के माध्यम से और नेटवर्क के माध्यम से ईमेल के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं, ठीक है।
ऑनलाइन सरकारी कामकाजों के लिए भी आज ई शासन बन चुका है, ई बैंकिंग बन चुका है। ऑनलाइन शिक्षा भी देखी होगी आपने, जो आजकल ऑफलाइन बहुत कम जा रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। आदि माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के बहुआयामों के उपयोग के कारण विकास के नए द्वार खुल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दो मेरे भाइयों, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो अभी का जो पॉइंट है, क्योंकि मैं वही अंडरलाइन करवाऊंगा कि भाई इसको लिख लो, आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको बताऊंगा। अभी तो क्या चल रहा है, आपका कचरा चल रहा है। जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल पढ़ने के लिए है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो लाइन्स होगी मैं बोल दूंगा कि भाई आप इस पॉइंट को क्या लगा लो, स्टार लगा लो, ये आपके एग्जाम में आ सकता है इस वजह से। ठीक है ना, तो अभी तो आप ध्यान से सुने, मन से सुने, अपनी पूरी जो एनर्जी है वो आपको इस क्लास में लगा देनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिंपल तरीके से भाषा में समझे, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है वो तेजी से विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में जैसे विभिन्न प्रयोगों का अनुसंधान करके विकास की गति को बढ़ाया गया है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना, आंकड़े तथा ज्ञान का आदान प्रदान जैसे मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया है। हमारी आर्थिक है, जैसे कि आज इकोनॉमिक्स की बात करूँ, पॉलिटिक्स की बात करूँ मैं, सोशल्स की बात करूँ मैं, यानी कि कल्चर्स की बात करूँ मैं, अकेडमिक की बात करूँ, वोकेशनल की बात करूँ, किसी भी प्रकार के किसी भी फैक्टर में आपको पता है कि आईसीटी का रोल है, यानी कि कंप्यूटर का रोल बढ़ चुका है। इस वजह से आईसीटी आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमारे समाज में, हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे सोशल्स में किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहने वाली। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनना है। बाकी अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल उपकरणों की सहायता से इस क्षेत्र में निरंतर प्रयोग हो रहे हैं। आर्थिक उदारतावाद की इस क्षेत्र के देश यानी कि वैश्विक ग्राम, यानी कि जो ग्लोबल विलेज की संकल्पना है, प्रौद्योगिकी के कारण सफल हुई है। जितना भी आज के दौर देख सकते हैं हम, जीआई टैग में देखें, किसी प्रकार को जीआई टैग देना है या फिर हम बात करें कोई भी टैग देना है आपको, तो उसमें आईसीटी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे। ये दोस्तों अभी पॉइंट्स चल रहे हैं, यानी कि इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, तो अच्छे से मन से एक बार देख लेना है, क्योंकि मैं अभी जो टॉपिक्स आएंगे ना वो बताऊंगा। ठीक है, इसको तो अभी ऐसे ही मन से आपको पढ़ना है। इस नए युग में जैसे ई कॉमर्स है, मेडिसिन, एजुकेशन, सी गवर्नेंस, ठीक है, यानी कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी के इस माध्यम से देन के कारण सार्थक उपयोग करते हुए उनसे लाभान्वित होने की सभी को आवश्यकता है। यानी कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सार्थक यूज कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं आपका आईसीटी का। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपके पॉइंट आ रहे हैं वो ध्यान से सुनने हैं आपको। ठीक है, ई शासंस, ई शासंस की बात करते हैं हम, ई शासंस की बात करते हैं, यानी सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग। पहले पढ़ेंगे हम उपयोग, इसके बाद में अनुप्रयोग, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है, आईसीटी के उपयोग से क्या है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ई शासन है, ई शासन को ई सरकार यानी ई गवर्नमेंट से डिजिटल सरकार, ऑनलाइन सरकार या संबंध सरकार के नाम से भी जाना जाता है। आम नागरिकों को, जैसे कि कारोबारियों को तथा कर्मचारी के जो भी लाभ हैं वो आपको किस तरीके से मिल रहे हैं, वो इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज था, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पेज में हमें क्या दे रखा है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए अच्छी होने वाली है, साबित होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट्स दे रखे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये हर एक लाइन यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये आईसीटी आपके केवल रीट में ही नहीं आती, मैं एक बात करता हूँ, सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का एग्जाम हो, एमपी टेट का एग्जाम हो, किसी भी भर्ती परीक्षा में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे कंप्यूटर यानी कि पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को ई शासन कहते हैं। देखिए, पहले राजा महाराजा रहते थे तो उनका भी शासन हुआ करता था। आज कंप्यूटर का शासन है। कंप्यूटर नहीं होगा तो कंप्यूटर, यदि कंप्यूटर आपके पास में है, कंप्यूटर जिस किसी व्यक्ति को चलाना आ गया, वो उसने सीख लिया, तो उसका शासन हो जाएगा। कहते हैं ना हम कि आज ई मित्र वाले के पास में जाना है, तो ई मित्र वाले का शासन से उन दस्तावेजों पे, क्योंकि वो काम केवल ई मित्र वाले से होगा, आपसे नहीं होगा। इस वजह से आज कंप्यूटर का शासन से, इसलिए ई शासन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम कि जो ई शासन है, ई शासन में व्यापार, यानी कि जैसे कि बात कर सकते हैं ई शासन में, ई व्यापार एक रूप है, एक रूप है इस जिसमें आम नागरिकों को ई सेवा के प्रतिपादन की प्रक्रिया तथा संरचना निहित होती। ई शासन और शासन में ई व्यापार की एक प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, ई शासन आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार के साथ अनन्य क्रिया कर मनवांछित सेवा लेने की सुविधा को अपने अंदर समाहित करता है। ठीक है, ईमेल व इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वैसे तो आपके एक अलग से यूनिट दे रखी है ये, वैसे इसमें थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ईमेल व इंटरनेट के माध्यम से
यानी कि जो आपकी ईमेल व इंटरनेट के माध्यम से, जैसे दोस्तों ईमेल के माध्यम से बात करें हम यहाँ पे माध्यम से, जैसे कि आम जनता की शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना तथा शासन को सुगम करना, सरल व सुधारना अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि ई शासन ई प्रजातंत्र को इंगित करता है। ठीक है, जहाँ पर आम जनता तथा सरकार के मध्य सभी प्रकार की अनोन्य क्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है। इसका मतलब दोस्तों ईमेल व इंटरनेट का यानी कि किसी भी शासन को चलाना है तो उसके लिए यदि आपके पास में ई शासन है, ई प्रजातंत्र है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का वर्क आपको आना चाहिए। तभी तो कक्षा 9 से आपको पता है कक्षा 10 में या 9 में इस बुक्स को इस वजह से ही तो दिया है कि ताकि आपकी कक्षा 9वीं की बुक और कक्षा 10वीं की इस बुक्स में आप यानी कि जो भी लड़के लड़कियां हैं वो RKCL के माध्यम से RKCL कोर्स करें, यानी कि RSCAT का कोर्स करें ताकि आपको इसका ज्ञान हो सके। इस वजह से आपके पाठ्यक्रम में डाला गया है, कक्षा 9 की बुक में है, कक्षा 10 की बुक में है। ठीक है, इस तरीके से ये इसमें डाला देता है भाई। वैसे 2 ही बुक्स में आता है इसके पाठ्यक्रम, जो आपके रीट L1 L2 दोनों सिलेबस में भी दे रखा है। 5x2 यानी कि 10 नंबर का मैटर आता है दोस्तों, इस वजह से इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे कि जो तो यहाँ पे दोस्तों ई शासन का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि मुख्य शासन यानी कि ई शासन है जो इसका मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहने वाला है, यानी कि ई शासन मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा किस प्रकार से नागरिकों को एक तरीके से एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय के माध्यम से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ पे ई शासन का मुख्य उद्देश्य यानी कि सरकार द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय करके माध्यम से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ठीक है, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली प्रमुख सेवाएं क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ई शासन के माध्यम से कौन कौन सी जो सुविधाएं वो यहाँ पे रहने वाली है उसको देखते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखें दोस्तों ई नागरिक यानी ई सिटीजन क्या है। ई सिटीजन के माध्यम से किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल तरीके से आपको समझना है। ठीक है, इसके अंतर्गत यानी कि सरकार समाकलित सेवा केंद्रों, दोस्तों ICT की ये क्वेश्चंस यानी कि हेडलाइंस आपको हर एक इम्पोर्टेंट लाइनें बता रहा हूँ, हर एक यहाँ पे जो लाइन बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही आपके पेपर्स में आने वाली है। क्योंकि जो आगे की जो शुरुआत का एक पेज हमने पढ़ा है वो इतना खास नहीं था, लेकिन ये ई नागरिक हो गया, ई परिवहन होगा, ई औषधि होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट खास पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि आपके जो L1 में और L2 में कौन कौन से आए थे, पिछली बार में कौन सी लाइन से आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि ई सिटीजन यानी कि इसके अंतर्गत सरकार समाकलित करती है, समाकलित सेवा केंद्रों को माध्यम से नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, राशन कार्ड व पासपोर्ट जारी करना, पानी बिजली टेलीफोन तथा मोबाइल आदि के बिल जमा करना तथा कर जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, ई परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसे। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल तरीके से, ठीक है, ई परिवहन का जो ई ट्रांसपोर्ट है, जानते हैं दोस्तों ई परिवहन यानी इलेक्ट्रॉनिक, आज जैसे ये टोल टैक्स है तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक वर्क किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सरकार व नागरिकों को मोटर वाहन व पंजीकरण जैसे चालक यात्रा पत्र देना है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं। यानी कि RTO ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आज ई ट्रांसपोर्ट का ICT का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। इसके बाद में बात करते हैं हम जैसे कि ई औषधि की बात करेंगे, जैसे ई मेडिसिन, किसी प्रकार से जन औषधि केंद्र है वहाँ पर भी इसके अंतर्गत यानी सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थित चिकित्सालयों का नेटवर्क स्थापित करती है, नागरिकों को बेहतर सभी सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, एजुकेशन में बात करते हैं, एजुकेशन में क्या रोल रहता है। देखिए एजुकेशन में जैसे कि एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन में इंटरनेट तथा संचार माध्यम जैसे रेडियो है, टेलीविजन आदि के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों मुख्यतः दूरस्थ स्थानों में स्थित नागरिकों को शिक्षा सुविधा प्रदान करती है, यानी शिक्षा में भी अच्छा रोल है। ई पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना है, कोई मूल दस्तावेज है उसमें भी क्या रोल रहता है, जैसे अंतर्गत सरकार नागरिकों को संपत्ति का पंजीकरण करती है, यदि किसी का स्थानांतरण करना, स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा प्रदान करती है। ई शासन सचिवालय की क्या भूमिका है, विभिन्न सरकारी जो सचिवालय उसमें क्या रहने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने देखी है। नेक्स्ट पेज की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे समझते हैं यानी कि और क्या क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे यानी कि ई शासन सचिवालय है, ई शासन सचिवालय के माध्यम से क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि शासन सचिवालय के नेटवर्क में सुविधा प्रदान करती है, स्थापना करना जिसके शासन के विभिन्न घटकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होने से शासन की प्रक्रिया सरल हो जाती है। यानी कि
सूचना का जो अधिनियम है, सूचना का अधिनियम 2005 आया था दोस्तों, उसमें भी यानी कि सूचना किस प्रकार से आप ले सकते हैं, तो आज सूचनाओं को आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ई पुलिस के अंतर्गत दो प्रकार के डाटाबेस तैयार किए जाते हैं। प्रथम प्रकार के डाटाबेस में पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष या किसी कौशल विशेष की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को आसानी से ढूंढा जा सकता है। दूसरे प्रकार के डाटाबेस में अपराधियों की जानकारी, उसके द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों की जानकारी, अपराध करने के तरीके तथा उनके पहचान चिन्ह आदि की सूचना ध्यान रखी जाए। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि इसके काफ़ी अच्छे उपयोग है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे इसके अच्छे उपयोग इस वजह से हैं क्योंकि आज कंप्यूटर यानी कि हर जगह हो चुका है। आपने पढ़ा शिक्षा में, पुलिस विभाग में, चिकित्सा विभाग में, शासन सचिवालय में, हर किसी जगह पे आपको कंप्यूटर यानी कि स्किल्स आनी चाहिए। इस वजह से आईसीटी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यदि आप आईसीटी सीख गए तो आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो अपने जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि डाटाबेस के माध्यम से, यदि डाटाबेस के अतिरिक्त ऑनलाइन यदि किसी की एफआईआर दर्ज करनी है, रिपोर्ट दर्ज करवानी, तो उसमें आईसीटी का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ ई न्यायालय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट है। भाई पुलिस का हो गया, अब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में भी दस्तावेज आपके जैसे ई न्यायालय के अंतर्गत यानी कि ऑनलाइन रिपोर्ट के साथ साथ यानी कि आपको कोई अदालत में जाना है तो वहाँ पर भी अपीलों का डाटाबेस होता है, वो न्यायालय के इंटरनेट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार से की व्यवस्था से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय से अपीलों को टाला जा सकता है, क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट पर उपलब्ध जिला ये सत्र न्यायालय के केस तथा केस के संदर्भ में दर्ज किए जाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि जो अभी आपका चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में पूछा गया था, उसमें डायरेक्ट हेडलाइन यहाँ पे पूछी गई थी। ये क्वेश्चन आया था, यदि आपने देखा होगा, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जिला एवं सत्र न्यायालय। उसमें क्वेश्चन था दोस्तों कि जो ये न्यायालय होते हैं यानी कि इंटरनेट पर जो उपलब्ध न्यायालय हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा गया था दोस्तों, क्योंकि जो मैं मेरी तरफ से जो मैं दे रहा हूँ, फुल दे रहा हूँ यहाँ पे कंटेंट, आपको बिल्कुल ऐसा कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वजह से ध्यान से सुनना है, और बाकी नहीं देखते हैं तो आपकी मर्जी है दोस्तों, क्योंकि नहीं देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे किसी के केस के संदर्भ में दर्ज किए जा सकते हैं, यानी अपना जो निर्णय सुना सकते हैं। इसके अंदर केस के तथ्यों को दर्ज करने, फिंगरप्रिंटिंग स्कैनिंग, डीएनए की जांच करनी है, किसी का केस है, किसी का कुछ भी करवाना हो, हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। आज के ज़माने में आपको इलेक्ट्रॉनिक ई की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आईसीटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ई प्रजातंत्र की बात करते हैं हम। ई प्रजातंत्र के शासन की बेधारणा है जो नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदल कर शासन में भागीदार बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इस बात से यानी ई शासन के लाभ, यानी कि हमने ये जो 4-5 देखे, यानी कि इसका जो मेन सार निकल के आता है, यानी कि आज ई का अर्थ क्या है। ई का अर्थ आपको समझना है, ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक से है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर यानी आईसीटी, आईसीटी का यूज हर जगह किया जाता है, इस वजह से आईसीटी का यूज बहुत किया जा रहा है। अब आईसीटी के हम लाभ पढ़ने वाले हैं, ई शासन के लाभ क्या क्या हैं, ई शासन के लाभ देख लेते हैं एक बार नज़र में। देखिए, ये सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के अवसर प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट लगाओ दोस्तों, स्टार लगा रहे हैं। ई शासन के लाभ आपके एग्जाम में यानी कि बिल्कुल ऐसे छप सकता है लाइन। ठीक है, तो एक एक लाइन को ढंग से देखना है। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, क्लास को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ये नागरिकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा को सरल बनाती है, ये सरकारी प्रबंधन की विभिन्न स्तरों का विलोपन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि नागरिकों को उद्यमी तथा निचले स्तर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सूचना प्रदान करने में आसानी बनाती है। नागरिकों को एवं उद्यमी जो यानी उद्योगपति है कुछ दिनों सप्ताहों की बजाय में अल्प अवधि में, मिनटों में, सेकंड में सेवा प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉनिक का काम है सेकंड में जवाब देना, सेकंड में हर किसी के कार्य को करवाना। सरकारी निकाय की उद्यम प्रक्रिया को पारदर्शिता, सरल तथा मूल्य साधक बनाता है, तो इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है। तो ये 4-5 पॉइंट दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल्स में, क्योंकि काफ़ी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेज नंबर 194 पेज है हमारा, 199 वाला पेज। ठीक है, इसमें पेज अलग दे रखा है दोस्तों, पेज से आपको तो पढ़ने से काम, 4-5 बिंदु और है वो और देख लेते हैं, और क्या क्या लाभ है वो भी देखते हैं। सरकार के आंतरिक एवं बाह्य क्रियाकलापों को नागरिकों की आवश्यकता के लिए शीघ्र उत्तर देने वाला बनाता है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को आसानी एवं निपुणता से कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करता है, यानी कि सरकार की जो भी आंतरिक एवं बाह्य क्रियाकलाप है, नागरिकों की आवश्यकता है उसके लिए शीघ्र उत्तर प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारियों को आसानी एवं निपुणता से कार्य करता है। ठीक है,
ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों की राय जानकर शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रशासन को घूसखोरी व बिचौलिए से बचाता है। यानी कि कोई अपराध करता है या फिर यहाँ पर जैसे कि भ्रष्टाचार फैलाता है तो उसके लिए मुक्त करवा सकता है। कौन करवा सकती है? ICT के लाभ करवा सकते हैं, ई शासन करवा सकता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में भारत, थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ। भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने नागरिकों को शासन के प्रत्येक स्तर पर कुशल, पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने का समय समय पर प्रतिबद्धता जाहिर की है। शासन को ई शासन के रूप में पुनर्प्रसिद्ध करने के लिए निरंतर करती है और ये प्रयासरत है। ठीक है, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आज के युग में भारत सरकार व राजस्थान सरकार के सभी नागरिकों को एक कुशल प्रदान करती है, उन्हें सूचना के अधिकार के रूप में पारदर्शिता दिखाती है, जवाबदेह बनाती है, तो यानी कि शासन के रूप में पुनर्परिभाषित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, अभी भी 1 से 2 एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसको भी ढंग से समझना है। ठीक है, डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज को ज्ञान प्रदान करना है, यानी कि अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को ध्यान पाने के लिए ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, भेष भारतीय प्रतिभा IT सूचना प्रौद्योगिकी को प्रदान करता है, यानी कि कल का भारत। समझ रहे होंगे, एक ही वर्ड में इसमें आंसर दिया है, कल का भारत। कल का भारत यानी कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि कल का भारत किस प्रकार से होने वाला है वो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाएगा, और ये भी आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालय और विभागों के द्वारा कवर किया जाता है। इस तरह की आइडियाज़ और विचारों को एकल एवं व्यापक विजन में समाहित किया जाता है। ठीक है, यानी कि ताकि इनमें से हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा बन जाए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय, ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से सुना, DITY, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। डिजिटल इंडिया का जो विजन है 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन, सेवाएं, नागरिकों का डिजिटल करना। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, कार्यक्रम की उपयोगिता क्या है। हर नागरिक के लिए कार्यक्रम उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे में उपलब्ध नागरिकों को सेवाएं मुहैया करने के लिए एक प्रमुख रूप में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है, करने का एक ऐसा उद्गम स्थल जो अनोखा, ऑनलाइन, हर नागरिक के लिए प्रमाणित करने योग्य है। मोबाइल फ़ोन में बैंक खाते की ऐसी सुविधा जिससे डिजिटल व वित्तीय मामलों में नागरिकों की भागीदारी हो सके। ठीक है, यानी कि कार्यक्रम की उपयोगिता है, यानी कि हर किसी प्रकार के व्यक्ति को डिजिटल करना है, नागरिक को वित्तीय मामलों में, यानी कि किसी भी प्रकार के उसके बैंक के खाते में मोबाइल फ़ोन से सभी सूचनाओं से उसे प्रसारित की जाएगी। ठीक है, साझा व सेवा केंद्र तक आसान पहुंच करना है, पब्लिक क्लाउड द्वारा साझा किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट यानी कि देखते हैं कितने पेज और हैं इसमें, अभी तो बहुत है, ज़्यादा तो नहीं है भाई, थोड़ा सा तो लगेगा टाइम। टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, अभी 9 पेज और है। हाँ, 9 पेज में कंप्लीट हो जाएगी ICT। फिर इसके बाद में सामाजिक प्रभाव और पढ़ने, उसके बाद में ये टॉपिक्स हमारा जो कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद में एक यूनिट्स और आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये सभी विभागों और न्यायालयों में मांग पर समेकित सेवाओं समेत शासन और सेवाओं, ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सही समय पर सेवाओं की उपलब्धता, सभी नागरिकों को क्लाउड ऐप पर उपलब्ध रहने का अधिकार है। ठीक है, डिजिटल तब्दील सेवाओं के जरिए व्यवहार में सहजता करने, इलेक्ट्रॉनिक्स और नकदी रहित वित्तीय लेन देन, निर्णय सहायता सिस्टम्स और विकास के लिए GIS का फायदा उठवाना है। ठीक है, नागरिकों को डिजिटल सशक्त बनाने के साथ सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सर्वत्र जगह सुगम डिजिटल संसाधनों और सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता, संसाधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों जैसे पोर्टेबिलिटी के सभी अधिकारों पर क्लाउड के जरिए सहयोगपूर्ण बनाना है। ठीक है, उनकी नागरिकों को डिजिटल सशक्त बनाते हुए सार्वभौमिकरण करना है, उन्हें विभिन्न प्रकार की भाषाओं में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से समझाना है,
नागरिकों को शासकीय दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों आदि को उनकी मौजूदगी के बिना भी भरा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं कहता हूं दोस्तों 2 से 3 बार जिसने देख लिया आराम से पक्का समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं कलाम के या फिर उत्कर्ष के किसी प्रकार के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनमें ये कंटेंट भी नहीं देंगे आपको, बिल्कुल नहीं देंगे। वहां पर आपको क्या पढ़ाएंगे, आगे की 2 यूनिट पढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत कचरा पढ़ा देंगे, बस कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। और जो ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये दो दो यानी कि ये यूनिट्स बता रहा हूँ, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, मेरी कक्षा में ही उपलब्ध होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डिजिटल भारत कार्यक्रम की योजनाएं, इसको भी अच्छे से ढंग से देखना है। यानी कि डिजिटल भारत की जो कार्यक्रम की योजना क्या क्या है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिजिटल इंडिया में क्या रहे, यानी कि डिजिटल इंडिया में 9 स्तंभ है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया में कितने स्तंभ है, तो 9 स्तंभ है। अब कौन कौन से स्तंभ है वो भी आपको पूछा जा सकता है। ब्रॉडबैंड हाईवे मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिकरण के एक्सेस है, जनता इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस तकनीक के जरिए सरकार में सुधार, क्रांति सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना, सभी के लिए सूचनाओं में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन करना, नौकरियों के लिए आईटी जल्दी पैदावार कार्यक्रम। ठीक है, सूचना इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन नौकरियों के लिए आईटी जल्दी पैदावार कार्यक्रम, ये सभी एक नियंत्रित कार्यक्रम है, सभी मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों से जुड़े हुए हैं। इनको याद रखना दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, डिजिटल भारत कार्यक्रम, डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत कई मौजूदा योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करना है, जिसके दायरों को पुनर्गठित और पुनर्केंद्रित किया गया है। क्लाउड मोबाइल इत्यादि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, परिवर्तनकारी प्रक्रिया पुनर्सूचना करना, प्रक्रिया में सुधार पे ध्यान केंद्रित करना है। ये कार्यक्रम अंत्य प्रचालनीय उपक्रम तथा एकीकृत सेवा प्रदान करने के मानकों पर आधारित है। ठीक है, एक समकालीन ढंग से लागू किया जाएगा। डिजिटल इंडिया के माध्यम से मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों उत्पादकों और सेवाओं की पोर्टफोलियो को भी बढ़ावा देना और देश में युवाओं के लिए रोजगार की संभावना बढ़ाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगी भाई जो डिजिटल भारत कार्यक्रम की योजना क्या क्या है, कौन कौन सी प्रोग्राम से 9 स्तंभ बताए मैंने, इसको ढंग से देखना है। ठीक है, बाकी चलते हैं ई मित्र पे। ई मित्र का क्या काम है, ई मित्र तो आप तो डेली देखते होंगे, कहीं पर भी आपको जैसे कुछ भी काम करना है, मूल निवास बनवाना है या फिर किसी का फॉर्म भरना है, एग्जाम्स का फॉर्म भरना है, तो ई मित्र का यूज़ करता है। तो ई मित्र का यूज़ पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, इतना कोई खास नहीं है ई मित्र। ठीक है, ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के विभिन्न कार्यों को फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्य करने के लिए बनाई गई एक ई गवर्नेंस योजना है। जन्म मृत्यु विवाह जाति प्रमाण पत्र सरकारी योजना, मैंने बोला है दोस्तों जो ही आ रहा है पॉइंट, पानी बिजली के नए कनेक्शन, स्कूल कॉलेज की फीस भरना है, जैसे कि सभी काम करना ई मित्र पे किए जाते हैं। ठीक है, ई मित्र कियोस्क तथा ई मित्र मोबाइल पर अब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार से जुड़ी 105 सुविधाओं को ई मित्र के माध्यम से पोर्टल से जोड़ दिया है। तो आप किसी प्रकार की सुविधा चाहिए तो आपको ई मित्र पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, देखिए और क्या क्या है ई मित्र के फायदे। ई मित्र के फायदे देख लें हाँ, क्योंकि आज ई मित्र आपको मैं यहीं पर बताने वाला हूँ। ई मित्र हर किसी को मालूम नहीं है भाई ई मित्र में क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, तो ये ई मित्र आज मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ई मित्र सिर्फ हमारी पानी बिजली के बिल जमा करवाने भरने की सुविधा नहीं देता, ऐसे कार्य कई दर्जन सुविधा है। यानी कि सिर्फ केवल आपको पानी का बिल भरना है या फिर बिजली का बिल देना है तो यहीं तक सीमित नहीं है, जो कि ई मित्र प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। जो मैंने पूछा दोस्तों आपको सिंपल याद रखना है, यानी कि ई मित्र से क्या क्या काम हो सकते हैं वो ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है इसमें, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। वैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना, समाज कल्याण विभाग का काम, इंदिरा रसोई योजना, ये सब जानते होंगे आप। ठीक है, आपने खूब पढ़ा है। अब पढ़ते हैं जो मेन टॉपिक है ई वाणिज्य। ठीक है, ई वाणिज्य क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। वैसे तो आपको पता हो दोस्तों कि ई वाणिज्य ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ई वाणिज्य, यानी कि कॉमर्स तो पढ़ते हैं हम ऑफलाइंस, जैसे कि 3 संकाय होते हैं आर्ट साइंस कॉमर्स, तो उसमें एक वाणिज्य संकाय आता है और उसमें भी क्या है इंटरनेट का यूज़ काफ़ी किया जाता है कि जब तक वाणिज्य वर्ग अधूरा है जब तक उसमें इंटरनेट नहीं है। ये लाइंस यानी कि आपको जब आप सोशोलॉजी लेंगे, समाजशास्त्र विषय लेंगे, एमए में लेंगे तब आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई ई वाणिज्य उन वृद्ध परास ऑनलाइन व्यापारिक कार्यों को इंगित करता है जिनमें उत्पाद एवं सेवा खरीदी बेची जाती है। यानी कि विभिन्न प्रकार से मैंने बोला है दोस्तों, ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कार्य हैं, यानी कि आप कुछ भी आर्थिकी में काफ़ी यानी कि इकोनॉमिक्स में काफ़ी इसका यूज किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे
विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के प्रादुर्भाव के कारण ई वाणिज्य या ई व्यापार की व्यूह रचना के अंग बनाता जा रहा है तथा यह आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य भी कर रहा है। व्यापार एवं सूचना संचार तकनीकी के उपयोग में व्यापारिक संगठनों के मध्य, व्यापारिक संगठन एवं व्यक्ति विशेष के मध्य संबंधों में क्रांतिकारी लेकर आ रहा है। व्यापार में आईसीटी के उपयोग ने उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है और इसमें जो ग्राहकों की भागीदारी है इसको भी बढ़ा दिया है। आईसीटी पर आधारित वाणिज्य ने बदलते हुए वाणिज्यिक परिवेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य वर्ग को यानी कि व्यापक हो चुका है। वाणिज्य की व्यापक परिभाषा निम्न है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो संगठनों के मध्य, व्यापारिक संगठन एवं व्यक्ति विशेष के मध्य व्यापारिक गतिविधियों की उत्पत्ति, बदलाव एवं संबंधों की पुनर्परिभाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम तथा डिजिटलन करना है और ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है। आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों ई वाणिज्य के लाभ, क्योंकि आजकल आपको पता है कॉमर्स जितना बढ़ रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना रोल है उतना ही रोल किसका रहने वाला है, ई वाणिज्य का रहने वाला है, ठीक है। जैसे सूचना प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करना ई वाणिज्य कहलाता है। ई कॉमर्स के अंतर्गत क्रेता इच्छित वस्तु को क्रय कर सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है। और ये देख लो मैं बोल रहा हूँ वही आ रहा है, यानी कि इकोनॉमिक्स यदि आपके पास में सब्जेक्ट था तो यदि आपको व्यापारी बनना है, भाई किसी प्रकार से कोई सबसे बड़ी पोस्ट होती है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यदि आपको बनना है तो आपको ई कॉमर्स लेना चाहिए था 12वीं के बाद में, ठीक है। लेकिन हमारी जो एनईपी, मैंने एक दोस्तों एनईपी का एक वीडियो डाला है। एनईपी यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ढंग से समझ लेना। मात्र 7 से 8 मिनट का वीडियो है। कोई 10 घंटे की वीडियो डालता है, कोई 1 घंटे की डालता है, लेकिन मैंने 7 से 8 मिनट में पूरा निचोड़ दिया है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो आरटी एक्ट यानी कि आपके रीट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको देख लेना, ठीक है। उसकी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब क्या है कि इसमें नई आ रही है 2020, यानी कि लगभग तो हो सकता है 2027 में इसको लागू किया जा सके, ठीक है। दोस्तों हम तो हमारे टॉपिक पे आते हैं कि यानी कि वाणिज्य के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे क्रेता को उत्पाद का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए विक्रेता की वेबसाइट पर सुविधा उपलब्ध होती है, जहाँ क्रेता अपने क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड का नंबर, अन्य जानकारी देता है। विक्रेता कार्ड प्रदाता संस्था से इन जानकारियों का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है आपको। तो ई कॉमर्स के माध्यम से यानी कि नेटवर्क बैंकिंग का काम कर सकते हैं। कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, बैंकिंग का, जैसे कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा किसान यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी यानी कि केसीसी बनवाना हो तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई वाणिज्य के लाभ। ई वाणिज्य के लाभ क्या क्या है, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य के लाभ क्या क्या रहने वाले, ठीक है। देखो तो इसमें पॉइंट नहीं दे रखा है, लेकिन ये लाइन्स आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वस्तु एवं सेवाओं को चुनने से पूर्व क्रेता, दोस्तों आपको ये मैं लाइन डाल रहा हूँ, थोड़ा परेशानी हो रही होगी, हो सकता है इसको मार्क कर दूँ मैं, मार्क्स करेंगे लेकिन अभी दिक्कत आ जाएगी, इस वजह से नहीं कर रहे हैं, देख चलते हैं। लेकिन ये क्लास तो देखे आप, है ना, ये क्लास तो देखे, इसके बाद में सोचेंगे मार्क्स भी कर सकते हैं इसको। देखिए वेबसाइट पे जाके उसकी विशेषताओं व कीमतों आदि की तुलना कर सकते हैं, जिससे क्रेता को बहुत कम प्रयास में इच्छित वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी तथा चयन के लिए उन्हें अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। ई वाणिज्य से उत्पादक और क्रेता के मध्य मध्यस्थताओं की श्रृंखला छोटी हो जाती है तथा विपणन लागत में कमी आ जाती है। यानी कि स्पष्ट है कि दोस्तों ई वाणिज्य में जो उत्पादक है, क्रेता है, उनके मध्य एक श्रृंखला बंधी हुई है। जैसे जैसे उनका मूल्य बढ़ेगा तो क्रेताओं की तुलनात्मक रूप से एक तरीके से कड़ी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। ये पॉइंट ही है भाई, विशेषता जिसमें पॉइंट नहीं दे रहा लेकिन पॉइंट ही है। ई वाणिज्य में व्यापारी सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होता है, जिससे व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत व समय में कमी आती है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आजकल जैसे कि कोई व्यापारी कुछ काम करना है या कुछ सूचना देनी है तो उसमें इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बहुत कम समय में आसान तरीके से काम जल्दी से किया जा सकता है। ई वाणिज्य से व्यापार में खर्चीले शोरूम और कमीशन एजेंट, सेल्समैन की आवश्यकता नहीं होती। यानी आजकल आपको पता है सेल्समैन की जो आवश्यकता कितनी होती है, उसकी सैलरी पता होगी आपको दोस्तों, क्योंकि भले ही से वो प्राइवेट जॉब करता है लेकिन 60 से 65 हज़ार सेल्समैन की आज बहुत डिमांड है मार्केट में, आपको पता होगा। क्योंकि जैसे किसी को फाइनेंस का काम करवाना है ना, तो फाइनेंस वाले वो जो सेल्समैन वर्कर होते हैं उनकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। यदि आपको भी कॉमर्स, यदि आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है
अगर यदि आपने अकाउंटेंट की तैयारी की है तो आप भी इस वर्क को कर सकते हैं। और ये वर्क करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जल्दी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। फलस्वरूप परंपरागत व्यवसाय की तुलना में विपणन लागत कम हो जाती है तथा विपणन सुविधाजनक, सरल, असरदार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, ई वाणिज्य में उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी व्यापारिक संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाती है। विश्व के किसी भी स्थान से कोई भी व्यक्ति वेबसाइटों के माध्यम से उत्पादों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार व्यापारों को एक विश्वव्यापी बाजार उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। ई वाणिज्य में लाइसेंस प्राप्त करने की क्रियाविधि, सरकार से संबंधित अन्य कार्यकलाप, प्राप्त प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है, ठीक है। दोस्तों ये आपको 1 से 2 बार देखनी है, आप कितने नोट्स पढ़ लेना, क्योंकि पॉइंट ऐसे ही है, इसमें रटना ही है, समझने की कोई बात तो है नहीं, इसमें रटने पड़ेंगे आपको कि भाई ये आउटपुट इनपुट डिवाइस हो तो मैं इनको रटवा समझाऊं, इसमें रटना पड़ेगा। कुछ भी समझाने के इसमें वो नहीं है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। आईसीटी है, ये 2 भाग ऐसे ही है आपको, यानी कि सामाजिक अनुप्रयोग, आईसीटी का अनुप्रयोग, कुल मिला के इसमें रटना पड़ेगा, ठीक है। तो रट लेना भाई, क्योंकि यदि पढ़ोगे तो आपके नंबर्स अच्छे आ जाएंगे। अगर होता कि इनपुट आउटपुट में समझाऊं तो वो तो टॉपिक्स तो है नहीं, तो रटना पड़ेगा इसको तो, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब यानी कि इंटरनेट से संबंधित जो भी कार्य हैं, इतिहास पर नज़र डाले तो हम पाएंगे कि हर कार्य को नवीनतम छोड़िए, इसे कुछ काम का नहीं है ये, ठीक है। अब ये जैसे कि आपको पता है दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग क्या है, तो ये तो आपको सिंपल तरीके से ध्यान होगा भाई इंटरनेट बैंकिंग क्या है। इंटरनेट में यानी कि बैंक में नेटवर्क का यूज़ करना ही है इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है। इसके माध्यम से जैसे कि बैंकिंग में यानी कि मोबाइल से ऐप होते हैं कई प्रकार से, आपको जैसे कि 1 घंटे का वर्क होता है, इसको आप 1 सेकंड में यानी कि अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आज क्या हो सके इंटरनेट बैंक हो चुका है। पहले यानी कि क्या होता था, हमारे पास में एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं थे तो हमें बैंक में जाकर वहीं पर आपको बैलेंस चेक करवाना होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक की आईसीटी आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इलेक्ट्रो तकनीकी आ चुकी है, उसके माध्यम से आप घर पर ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लाभ क्या क्या हैं, तो वो आपको देखेंगे यहाँ पे। इंटरनेट बैंकिंग हमें अपने लगभग सभी बैंकिंग से लेन देन करना, किसी प्रकार से ट्रांसफ़र करना है, लोन देना है, या फिर अपने खाते से किसी को ट्रांसफ़र करना है, पैसे भेजना है। तो दोस्तों फालतू पॉइंट है, इतने ध्यान नहीं, ये पॉइंट थोड़े से ध्यान रखना आपको, जैसे कि अपने खाते की जैसे शेष राशि को जानकारी लेना, अपने खाते में लेन देन की स्टाम्प देखना यानी स्टेटमेंट देखना, किसने कितना पैसा लिया है, किसने कब ट्रांसफ़र किया है, वो सब इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। एफडी या अन्य खाते खोलना, ठीक है। एफडी करवाते हैं, जैसे कि करवा लेते हैं हम, बाद में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो एफडी करवा लेते हैं, ठीक है। मोबाइल का रिचार्ज, बिजली पानी का बिल, खाते के स्टेटमेंट, चेक बुक करना, तो ये सब काम क्या है यानी कि बैंकिंग के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक है। बैंक से किसी भी उपलब्ध बैंकिंग सेवा में शिकायत दर्ज करवाना, अपने खाते की जानकारी लेना, ये सब काम कौन करवा रही है आजकल, यानी कि बैंकिंग यानी नेट बैंकिंग करवा रही है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको देखना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं हम, पेज नंबर 204 है। देखिए और भी दे रखे हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए जैसे कि शेयर मार्केट का कोई वर्क करता है, शेयर बाजार, अन्य विभिन्न निवेश ऑनलाइन करना, बस रेल व अन्य टिकट इंटरनेट से बुक कर सकते हैं, अपना टैक्स व अन्य भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन डीडी डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर्म भरना, ठीक है। अपने लोन व अन्य खातों का विवरण देखना, जीवन बीमा, वाहन बीमा, अन्य बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाना, ये सभी नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। भाई ई नेट बैंकिंग क्या है, सबसे पहले जो कुछ आया तो वो ई नेट बैंकिंग है। और ई नेट बैंकिंग के बाद में जैसे कि डेबिट कार्ड होता है, आपकी एटीएम मशीन होती है, यानी कि एटीएम मशीन यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि आप पेमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी कोने में बैठे हैं तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में फ़ोनपे, यूपीआई पेमेंट ये आए। तो इस तरीके से यानी कि जैसे जैसे तकनीकी बढ़ी उसके हिसाब से आपकी यानी कि सुविधा बढ़ती गई है। नेक्स्ट बात करें हम इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे करें। हमें सबको पता है इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे करना है, तो ये तो आपको कुछ खास नहीं है, वैसे देख लो एक बार। इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा, करना ही पड़ेगा भाई, इसमें क्या है, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। बैंक में इस सेवा के लिए फॉर्म भरने के बाद बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड जारी करेंगे, भाई करना ही पड़ेगा, इसमें तो कुछ है नहीं। करोगे या नहीं करोगे, आपने कमेंट में जवाब दो भाई कि हाँ किस किस ने अपना बैंक में गए हैं और बैंक में आपको क्या क्या तकलीफ़ें हुई, कि सर मुझे ये तकलीफ़ हुई, मेरा एटीएम नहीं आया, मेरी चेक बुक नहीं आई, मेरी जो बैंक की डायरी वो नहीं आई। तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं भाई, आप है ना किसी भी कोने से बैठे और आप बोर हो जाते हो, इस वजह से थोड़ा सा स्टेटमेंट देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग के द्वारा रखी जाने वाली सावधानियाँ, क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, तो ये खास पॉइंट है, इसको याद ध्यान से सुनना है, ठीक है। आजकल फिशिंग या तकनीक के दुरुपयोग से इंटरनेट के जालसाज लोगों के खातों को हैक किया जाता है। आपसे कि इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में अत्यंत सावधानी बरती जाए।
इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको जारी किया गया पासवर्ड किसी अन्य को नहीं बताए, ठीक है। ये पासवर्ड यानी कि जो आपकी पिन होती है यूपीआई पिन, उसको किसी को भी शेयर नहीं करना है। आप अपने पासवर्ड को कहीं पर भी लिख कर ना रखें, बना किसी के हाथ लग गया तो वे आपके पैसे निकाल सकते हैं और आपके पास में कुछ नहीं रहेगा और आप फिर बैंक के चक्कर लगाते रहना, ठीक है। तो इस तरीके से सावधानियां रखनी है। इंटरनेट बैंकिंग का लिंक हमेशा बैंक की वेबसाइट पर जाकर खोले, किसी अन्य द्वारा भेजे गए ईमेल एक्सेस फाइल्स पर ना खोले। यानी कि जो आपने जो भी ऐप्स डाउनलोड कर रखा है बैंक का, तो उसी पर ही खोलना है, किसी अन्य पर नहीं खोलना है, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, इस वजह से आपको ध्यान से सुनना है। 3-4 पेज है भाई, अभी तो 3-4 पेज हो रहे हैं। ये बैंक के ही हैं भाई सब बयान, यानी क्या क्या सावधान, तो इनसे क्वेश्चन तो आएगा भाई, 100% आ सकता है। इनको ढंग से देखो भाई, इनसे प्रश्न आएगा यानी कि जो क्या क्या सुविधा है, यानी क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, तो इसे आ सकते हैं, है ना। जैसे किसी को भी व्यक्ति को फ़ोन करते वक्त अपने बैंक खाते का पासवर्ड अन्य गुप्त जानकारियां नहीं बताएं। बैंक से लेन देन के दौरान जो वो ओटीपी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वन टाइम पासवर्ड, वो आपके मोबाइल पर भेजा गया है तो सिर्फ एक समय के लिए और किसी को नहीं बताना चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग खाते के प्रयोग बाद उसे लॉग आउट कर दे। अपना मोबाइल नंबर आईडी ईमेल बैंक में दर्ज करवाए, जिससे आपके खाते में होने वाले सभी लेन देन की सूचना तुरंत आपको मिल जाए। अपने डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड को संभाल कर रखें, तुरंत बैंक को सूचित करें। अपने ब्राउजर में इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में समय पर ध्यान दें। एड्रेस बार का रंग हरा हो गया है, एड्रेस में HTTPS है, न कि सिर्फ HTTP है, ठीक है। पेड लॉक ताले का चिन्ह दिखाई दे रहा है या नहीं, ये सभी आपको ध्यान से सुनना है। ये भी आपको सूचनाएं आपके पास में होनी चाहिए। हमेशा आपके बैंक की वेबसाइट का सही एड्रेस टाइप करें, उस पर ध्यान भी दें। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑनलाइन बैंकिंग की वेबसाइट, ये आपको दे रखी है, वेबसाइट ऑप्शन में आ सकता है, यानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग की साइट क्या है, तो यानी कि www.onlinesbi.com, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखनी है। लॉटरी या किसी इनाम संबंधी ईमेल SMS इत्यादि से बचे, ये फ्रॉड हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको बचना है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट कैफ़े और साझे कंप्यूटर का प्रयोग कम करें, और कैफ़े या साझे कंप्यूटर से प्रयोग करते भी हैं तो पासवर्ड को बदलते रहे, ठीक है। अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप को हमेशा नए एंटीवायरस से युक्त रखें, क्योंकि वायरस और अन्य मालवेयर आपके कंप्यूटर को जानकारी हैकर को भेज सकते हैं, तो इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए आपको। किसी भी प्रकार की जानकारी संदेह होने पर बैंक के फ़ोन नंबर पर कॉल करके तुरंत बता दें, ठीक है। इस तरीके से आप अपने अपने नेट बैंकिंग में यानी कि सुविधाओं को यानी कि सावधानियां रख के सुरक्षित रख सकते हैं अपने आप के अकाउंट को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जिसमें आपको ई लर्निंग की विद्या क्या क्या है, ये आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ई लर्निंग की परिभाषा क्या है, यानी कि ई लर्निंग क्या है। ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी या डिस्टेंस लर्निंग भी कहा जा सकता है, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन, आवासीय लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर वेब बेस्ड ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसके नाम से पूछ सकता है, उपनाम क्या है भाई। ई लर्निंग आपको दे देगा एक ऑप्शंस में, आपसे पूछेगा कि ई लर्निंग के अन्य उपनाम क्या है, तो आप वहाँ पर रुको चक्कर हो जाओगे, आपसे कुछ भी नहीं आएगा, तो इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ई लर्निंग में इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, ऑडियो वीडियो टेप, उपग्रह प्रसारण, इंटरएक्टिव टेलीविजन, CD-ROM आदि के द्वारा विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग के विकास का आधार है। ई लर्निंग ऑन डिमांड हो सकती है, यह समय की उपस्थिति तथा यात्रा की दिक्कतों से निजात दिलाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ई लर्निंग की विद्या क्या है। आजकल ई लर्निंग के लिए कई तरीके उपलब्ध है। एक प्रशिक्षु अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक विद्या या एक से अधिक विद्या के मिश्रण का उपयोग करने के लिए ज्ञानवर्धन के लिए इसका काम कर सकता है। ई लर्निंग के लिए उपलब्ध कुछ विद्याएं निम्न प्रकार की है, वो भी आपको ध्यान से सुननी है यहाँ पे। चलो मैं मार्क ही कर देता हूँ क्योंकि इसमें परेशानी आ रही है आपको दिखने में, ठीक है। दिक्कत तो आ रही होगी भाई, आ रही होगी, मुझे पता है, ज़्यादा नहीं लेना। देखिए यहाँ से देखते हैं हम, देखिए तो ये तो हमने देख लिया ई लर्निंग की विद्या क्या है, ये तो देख लिया शायद, है ना। ई लर्निंग की विद्या क्या है, थोड़ा सा और लेना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा और मोटा लेना पड़ेगा सर। ठीक है चलो, हाँ आप सही है ना।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप शुद्ध ऑनलाइन लर्निंग में प्रशिक्षु कंप्यूटर के माध्यम से संचार कर अध्ययन सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि भाई जो सिक्रोंस क्या होता है, सिक्रोंस क्या होता है, तो सिक्रोंस को ध्यान से समझेंगे। सिक्रोंस लर्निंग में आपको प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से एक दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में एक दूसरे से अनन्य क्रिया करते रहते हैं, जैसे कि लाइव रेडियो करना, प्रसारण सुनना, लाइव टेलीविजन प्रसारण देखना, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस लाइव करना, सैटेलाइट प्रसारण, ऑनलाइन लेक्चर्स आदि काम ये सिक्रोंस करता है। सिक्रोंस को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, सिक्रोंस लर्निंग क्या होती है ये आपको समझ में आ गई। इसके उदाहरण पूछ सकता है कि सिक्रोंस लर्निंग के आपको उदाहरण कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, अब एसिक्रोंस क्या है, एसिक्रोंस को भी आपको ध्यान से देखना है। देखिए, एसिक्रोंस लर्निंग में प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होते हैं तथा उनके मध्य वास्तविक समय में अनन्य क्रिया नहीं होती है, जैसे इंटरनेट या सीडी रोम पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री। यानी कि एसिक्रोंस लर्निंग में प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट, सीडी रूम, ये तो क्या है, ये मतलब कि ऑफलाइन है, ऑफलाइन टूल्स है, इनका उपयोग यानी कि ऑफलाइन में किया जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, संदेश भी एक अच्छा उदाहरण है। उपदेश से मार्गदर्शित समूह हो सकता है, स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी हो सकती है, विषय विशेषज्ञ के स्व अध्ययन हो सकते हैं, मिश्रित ई लर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बुक्स आपको यानी कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगी। यदि आप इस पर 100 लाइक्स होती है तो इस बुक्स को मैं फ्री में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अप्लाई करवा दूंगा। इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं मिलेगी इस बार, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप अपना है नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है, क्योंकि ये टॉपिक्स खत्म होने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा और है, थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है। वेब लर्निंग में लर्निंग करना, कंप्यूटर आधारित ई लर्निंग करना, ऑडियो वीडियो से लर्निंग करना। ये लर्निंग किस प्रकार से की जाती है, किन किन माध्यम से की जा सकती है, तो वेब आधारित हो सकती है, कंप्यूटर आधारित है, ऑडियो वीडियो आधारित है। ठीक है, ई लर्निंग के लाभ क्या क्या है, तो ई लर्निंग के लाभ देख लेते हैं। यहाँ पे ई लर्निंग के लाभ क्या है, तो देखिए ई लर्निंग के मुख्य लाभ दिए गए हैं। प्रशिक्षु जब तक विषय वस्तु को समझ नहीं लेता तब तक इसकी पुनरावृत्ति कर सकता है। ये इंटरएक्टिव होती है तथा प्रशिक्षु अपने समझने की गति से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण प्रतिपादन आसान तथा कम खर्चीला हो सकता है। सीखने का पर्यावरण अन्वेषी तथा सहयोगात्मक होता है। ठीक है, भाई रटना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रशिक्षण प्रतिपादन आसान तथा कम खर्चीला होता है तो होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है समझाने का, क्योंकि आईसीटी के 2 चैप्टर ऐसे ही हैं, 2 यूनिट ऐसी है, बाकी 2 यूनिट में अच्छे से ढंग से एक्सप्लेन करूंगा आपको, वो हो सकता है अगली वीडियो में मिले। ठीक है, ये 2 यूनिट आपको अच्छे से ढंग से तैयार करनी पड़ेगी। प्रशिक्षु अपने सुविधानुसार किसी भी समय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, प्रशिक्षण सामग्री को किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि विंडो, यूनिक्स, मैक आदि वेब डेटा से ब्राउजर यानी सॉफ्टवेयर की से एक्सेस किया जा सकता है। प्रशिक्षण सामग्री का सस्ते में विश्व भर में वितरण किया जा सकता है। ठीक है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार मुझे बता दें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, विषय वस्तु से संबंधित, यानी विषय वस्तु है, यदि आपकी विषय वस्तु से एक्सेस आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण का शुल्क अदा करने के कई आसान विकल्प उपलब्ध होते हैं। प्रशिक्षु को अन्य प्रशिक्षण संसाधनों का सीधा एक्सेस उपलब्ध होता है। ठीक है, इस वीडियो को मैं कहता हूं कि भाई आप 1 से 2 बार पुनः देखना है, या तो 1.5 की स्पीड में देख लेना, ठीक है, 2 की स्पीड में देख लेना, तब जाके समझ में आएगी। 1 से 2 बार देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखते हैं ई लर्निंग की हानियाँ क्या क्या है। ई लर्निंग की जो हानियाँ है वो यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग, ई लर्निंग की मुख्य हानियाँ क्या है, देखते हैं यहाँ पे ई लर्निंग की मुख्य हानियाँ क्या है। तो सबसे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम कि जो ई लर्निंग की प्रमुख हानियाँ है, यानी कि प्रशिक्षु को कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। प्रशिक्षण की क्रियाविधि में बैंडविड्थ तथा ब्राउज़र के कारण सीमित हो जाती है, इस वजह से थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आजकल उपलब्ध ब्राउज़रों के विषय वस्तु को सीमित फॉर्मेटिंग संभव होती है। प्रशिक्षण अनुप्रयोगों के विषय वस्तु को डाउनलोड करने में समय लगता है, इस वजह से ई लर्निंग की प्रमुख हानियाँ है। ई लर्निंग हमारे लिए नेगलेक्ट है, इस वजह से हम ई लर्निंग को नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पिन टू पॉइंट के, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रशिक्षु का जो मूल्यांकन है, प्रशिक्षु का जो मूल्यांकन या पुनर्निवेशन सीमित होता है। ठीक है, यानी कि जो मूल्यांकन है उसका वो यानी कि कम पड़ सकता है या हो नहीं सकता। वैसे तो यहाँ पे एक मूल्यांकन और पुनर्निवेशन यानी कि उसका जो निवेश है दोबारा सीमित हो सकता है।
प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में समय लग सकता है, तैयार करने का प्रारंभिक खर्चा अधिक हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा क्या होता है, इसमें दिक्कतें आ सकती है। बाकी मैं देखूँ दोस्तों, यहाँ पे सिंपल तरीके से प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि जो ई डिजाइनिंग क्या है, इसको समझते हैं। ई डिजाइनिंग क्या है, इसको हम ढंग से समझेंगे। इसके बाद में हमारे जो ये टॉपिक है ये समाप्त होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी के, जो ए टू जेड आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने डिजाइनिंग को नए आयाम प्रदान किया है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इस्तेमाल किए जाने विभिन्न सॉफ्टवेयर की सहायता से आर्किटेक्चर डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग डिजाइन तक सभी तरह की डिजाइनिंग कम समय में सही माप के द्वारा तैयार की जा सकती है। फैशन डिजाइनिंग में सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता प्रचुर मात्रा में होने लगी। कहने का मतलब है यानी कि आज की जो फैशंस है, आज के जो कपड़े हैं, आज की किसी प्रकार की जो फैशंस है चल रही है, ई डिजाइनिंग। फैशन का मतलब है डिजाइन, डिजाइन यानी कि किस तरीके से बनावट को तैयार किया है, वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किया गया है, ठीक है। इसके बाद में थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको देख लेते हैं। इसके बाद में हो जाएगा हमारा टॉपिक समाप्त। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो यूनिट है उसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारी जो आईसीटी है लगभग आधी हो चुकी होगी। सूचना प्रौद्योगिकी आज शक्ति एवं विकास का प्रतीक बन गई है। हमारे जीवन का कोई क्षेत्र आज सूचना प्रौद्योगिकी में छूता नहीं है। इसको आप देख ले, एक बार अपने स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एबीसीडी देखने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने सब पढ़ा दिया है, वो की वो इसमें छापे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या मिलने वाला है उसको देखेंगे, ठीक है। यानी नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे एबीसीडी दे रखे हैं, उनको देखेंगे। इनके आंसर्स आपको देने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चंस की बात करता, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, जो एनसीईआरटी एग्जामिनर होता है वो इन क्वेश्चंस को ले लेता है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है वो आपको देखना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल तरीके से ई शासन की यानी कि जो उपलब्ध करवाई जाने वाली विशेषता क्या है, ठीक है। विशेषता बतानी है आपको। ई शासन से द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा क्या क्या है, ई शासन के द्वारा माध्यम से यानी कि क्या क्या सुविधाएं वो आपको उपलब्ध होती है। तो यानी कि ई नागरिक भी होती है, ई परिवहन भी होती है, ई शिक्षा भी होती है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर डी, यानी कि उक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को हमने पढ़ा था डिजिटल भारत कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाए। वैसे देखते हैं अभी इसमें क्या सही है, वैसे डिजिटल भारत ही सही है, सही है भाई, है ना। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध करवाई जा सकती है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। कौन सी सुविधा है भाई, विभिन्न प्रकार की जो सुविधा है उसको देख सकते हैं, तो वैसे दे रखे होंगे इसमें। वैसे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि आपने पढ़ लिया ना भाई टॉपिक्स, तो आपको देना पड़ेगा इसको। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्पादकता या क्रेता के मध्य मध्यस्थता की श्रृंखला छोटी करने का कार्य क्या है। ई शासन है या ई प्रजातंत्र है, ई पुलिस। यानी कि उत्पादक तथा क्रेता के मध्य, उत्पादक और क्रेता के मध्य ई वाणिज्य, ठीक है। कौन सा शासन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है, तो यानी ई लर्निंग में कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है, कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल पाठ्यक्रम या पुस्तकें। तो इसमें जो आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो होता है और डिजिटल पाठ्यक्रम भी होता है, पुस्तकें नहीं होता, ठीक है। आंसर देख लेते ना भाई, क्यों मैं आपको तकलीफ दूँ। वैसे सर्च कर लेना आप, इसमें है आंसर, तो इसमें आंसर नहीं दे रहे, लेकिन जो मैंने बताया मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं अपने भाई तक, है ना भाई। सामाजिक प्रभाव यानी कि कितनी यूनिट से भी कितने पेज है इसमें देख लेते हैं, 1 2 और लगभग 3 4 5 6 7 8 8 पेज है भाई। टाइम तो लगेगा इसमें भी, लेकिन ध्यान से देखना आप, टाइम तो लगने वाला है, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, 10-15 मिनट में, है ना। देखिए समझिए, वीडियो को देखने से पहले एक वीडियो को शेयर जरूर कर दें मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम जो दूसरी यूनिट है, हमारा पार्ट नंबर 8 है, यानी कि आपकी यूनिट नंबर 2 दे रखी है आईसीटी में, उसका नाम है यानी कि सूचना बे सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। सूचना यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्या क्या सोशल इम्पैक्ट हो सकते हैं वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि लगभग हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव क्या क्या है, तो ये कुछ खास नहीं है, ये आपको देख लेना है। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव क्या है, यानी कि समाज पर, यानी कि क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे कि बात करें कि सूचना क्रांति के समाज पे, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसे।
सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कि व्यापार पे, प्रशासन, सरकार पे, उद्योग, अनुसंधान, आज पे, यानी कि आदि सबके सब क्षेत्रों में कायापलट हो गया। आज का समाज सूचना समाज कहने वाला है। मतलब ये है कि जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, बस, और कुछ भी खास नहीं है। निजता, निजता जानते हैं दोस्तों, निजता क्या होती है? गोपनीयता को ही निजता कहते हैं, यानी कि सिक्योरिटी। यानी कि आप व्हाट्सएप पे, ठीक है, इस तरीके से आपको गोपनीयता याद रखनी है। इसके बाद में अधिप्रमाणन क्या होता है उसको देख लेते हैं। अधिप्रमाणन क्या है? देखिए दोस्तों, अधिप्रमाणन ऑथेंटिकेशन, यानी कि अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसे अपने बारे में कोई सूचना देने या उसके बारे में व्यापारिक, ये क्या लगा दिया भाई, सूचना देनी है ना, 2 मिनट, यानी कि उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आवश्यक रूप से आवश्यक है कि किसी भी स्रोत के द्वारा उस व्यक्ति की पहचान या सत्यता का पता लगा ले कि वह ऑथेंटिक है या नहीं। यानी कि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने आप के पद के हिसाब से ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, ठीक है। वही क्या है, हमारा अधिप्रमाणन है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इसमें याद रखना ही रखना है। इस तरीके से प्रयोग करके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जा सकता है, ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या कोई फ्रॉड है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, ऑथेंटिकेशन, अधिप्रमाणन। क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक रूप से पहचान मुश्किल हो सकती है, जबकि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या पासवर्ड द्वारा व्यक्ति की सत्यता का पता लगता है। उपयोगकर्ता से ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिससे केवल उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्ञात हो। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मानकर चलाता है कि व्यक्ति वे विशिष्ट सूचना देता है, वास्तविक उपयोगकर्ता है या नहीं है। सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठा क्या है, यानी कि व्यक्ति सत्य है या नहीं है। इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठा से अभिप्राय डाटा प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में भेजा गया है। डाटा संचरण के समय उसमें संयोगवश या दुर्भावनापूर्ण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि सत्यता होनी चाहिए। एक फाइल का प्रबंधन करने वाला कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें सत्यता पानी चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसी के बारे में इसमें कहा गया है। नेक्स्ट पूछा है साहित्यिक चोरी क्या है। साहित्यिक चोरी किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे भाषा या विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए मौलिक कृति के रूप से प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाती है, ठीक है। यानी कि कोई राइटर होता है, उसकी बुक को अपने अकॉर्डिंग या उसमें थोड़ा सा हेरफेर करके उसको प्रकाशित करना साहित्यिक चोरी कहलाता है, यानी कि कंटेंट को चुरा लेना, ठीक है। यूरोप में 18वीं सदी के बाद ही इस तरह का व्यवहार अनैतिक व्यवहार माना गया। ये सबसे पहले यूरोप में एक कानून बना था, उसके बाद में ये एशिया महाद्वीप यानी कि एशिया से सभी देशों में लागू हो गया। यानी कि ऐसा कोई भी कंटेंट राइटर होता है और वो चोरी करता है तो पकड़ा जाता है, उसको सजा दे सकती है सरकार, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, आज जब सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार तेजी से हुआ तो साहित्यिक चोरी भी बढ़ चुकी है, ठीक है। बाकी इसमें कोई खास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए और क्या है दोस्तों, इसको देखना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन 1 से 2 आएंगे, यहाँ पे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस सामग्री को कॉपी करना, कट कॉपी, भाई ये कुछ भी नहीं है भाई। यानी कि कट कॉपी पेस्ट करना और कोई हेर फेर करना, यानी कि किसी की सामग्री को चुरा लेना, भाई है ना, कुछ ज़्यादा नहीं खास। शोध पत्र क्या है ये ध्यान रखना। तैयार करने के लिए कई शोधार्थी अनुचित तरीके से अध्ययन सामग्री जुटाते हैं। शोधार्थी इस अध्ययन सामग्री को संपादित तोड़ मरोड़ कर रिसर्च पेपर के साथ अटैच कर सबमिट कर देते हैं। शोधार्थी अमूमन किसी सर्च इंजन या अन्य किताबों से चयन सामग्री को उपयोग करते हैं या वहाँ से चुरा कर अपने रिसर्च पेपर में सबमिट करते हैं। रिसर्च के अलावा प्रोजेक्ट्स तथा थीसिस पेपर में ऐसा करते हैं। तो ये शोध पेपर होता है जिसे रिसर्च पेपर कहते हैं, रिसर्च करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के चलते आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित हो गया है। ऐसे अनैतिक कार्य अब आसानी से पकड़ में आने लगे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए अब अनेक सॉफ्टवेयर प्रचलन में आ गए हैं जो बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आईसीटी का काफ़ी अच्छा रोल है, इसे आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में भी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी अकादमिक बेईमानी, शैक्षिक छल कहलाती है। जबकि पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार द्वारा चोरी की गई पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन कहलाती है। साहित्यिक चोरी का कोई अपराध नहीं है बल्कि नैतिक आधार पर अमान्य है। साहित्यिक चोरी से बचने के लिए निम्न बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। स्पष्ट एक होना चाहिए साहित्यिक चोरी क्या है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान, यानी कि इसका जो ये साहित्यिक चोरी बंद करे, ये आपके जैसे कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आपकी यातायात के नियम दे रखे उसमें ये आपको डायग्राम याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई भी नई सामग्री को तैयार करने से पूर्व उससे संबंधित सभी सूचनाओं उसके स्रोतों से पूरी तरह से अवगत हो लेना चाहिए। यदि आप किसी सामग्री लेख, फोटो वोटो, वीडियो
का उपयोग करते हैं, अपने कार्य में कर रहे हैं, तो साहित्यिक चोरी व कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए आपको कॉपीराइट प्राप्त व्यक्ति, प्रकाशक या संस्था से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए कि भाई मैं कॉपीराइट नहीं दूंगा। सिंपल सा फंडा है। यूट्यूब वाले होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं भी यूट्यूब ही वाला ही हूँ, तो मुझे पता है कि कॉपीराइट यानी कि कोई भी होगा, जैसे कि आपने किसी भी वीडियो को यूज़ कर लिया, जैसे कि आपने किसी भी बड़ी संस्थान है और उसका वीडियो आपने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, तो वो क्या करेगा, आपको बिना अनुमति के आपने उसकी वीडियो को उपयोग किया है तो आपको वो कॉपीराइट देगा, वो आपकी नकल समझी जाएगी और आपको कह सकता है कि भाई हमको कॉपीराइट देंगे, और आपको इस प्रकार से कहने के बाद में आपके चैनल को डिलीट किया जा सकता है। यूट्यूब भी इसमें आपको कड़क सज़ा दे सकता है, ठीक है, आपके चैनल को डिलीट कर सकता है, डिलीट मार सकता है। इस वजह से आपको बचना चाहिए इस प्रकार से साहित्यिक चोरी से, ठीक है। अब है बौद्धिक संपदा का अधिकार, ठीक है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। बौद्धिक संपदा का अधिकार किसी व्यक्ति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में किए गए मौलिक बौद्धिक कार्य करने के फलस्वरूप प्राप्त कानूनी अधिकार से है, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है बौद्धिक साहित्य का अधिकार, संपदा अधिकार क्या है, ठीक है। इसमें देखिए सिंपल तरीके से दोस्तों कि जो कलाकार द्वारा कृत कलाकृति, संगीतकार द्वारा संगीत या कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा लेख, काव्य पर व्यक्ति अथवा संस्था, संगठन विशेष का स्वामित्व होता है तथा उस व्यक्ति अथवा संस्था विशेष को अपने द्वारा रचित अथवा किए गए मौलिक कौशल कार्य को लाभ लेने का अधिकार होता है। अतः रचयिता को इस बात का निर्णय लेने का अधिकार होता है उसके कार्य को कहाँ और कैसे उपयोग में लिया जाए। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, नकल तथा चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है, ठीक है। बौद्धिक संपदा का अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा 1967 में एक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बनाया गया जिसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कहाँ की गई, जिनेवा में, कब की गई, 1967 में। इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसका बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है, देखिए पेटेंट होता है और एक कॉपीराइट होती है। कॉपीराइट में यानी कि आपके पास में लाइसेंस है तो यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडमार्क दे देगा। भाई ये सिंपल सा फंडा है, इसमें 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको। ट्रेडमार्क है आपके पास में, लाइसेंस है आपके पास में, तो आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगी, है ना। पेटेंट यानी कि उपयोग करता है। इसके बाद में ध्यान से सुना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे कि विश्व के 184 देश बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य हैं। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। ये संगठन 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना। आपसे पूछ लेगा विश्व व्यापार संगठन कब बना, 1995 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। या ट्रिप्स या एक संगठन का एक समझौता है। सारे देश जो व्यापार संगठन के सदस्य उन्हें इसे मानना है तथा अपने कानून उसी के मुताबिक बनाने हैं। हम भी बौद्धिक संपदा का अधिकार से संबंधित कानूनों को इसी के कारण बदल रहे हैं ताकि ये टिप्स आपको मुताबिक हो जाए। कई लोगों को इसी के लिए कहना है कि हम लोग कानून इसलिए नहीं बदल रहे हैं, हम इनकी आवश्यकता पर इसलिए कि टिप्स कहता है। टिप्स क्या कहता है कि विश्व व्यापार संगठन टिप्स के कारण हमने अपनी प्रभुत्ता खो दी है, ठीक है। भाई देखना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा इस पॉइंट को, है ना। 1 से 2 बार आपको देखना ही पड़ेगा वीडियो, तब जाकर समझ में आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। टिप्स में 7 तरह के बौद्धिक संपदा अधिकार की चर्चा की है, इसे आपको ध्यान से सुनना है, आ सकता है एग्जाम में। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, द कॉपीराइट एक्ट 1957, द डिजाइन एक्ट 2000 में पूछ लेगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया, डिजाइन एक्ट कब आया, कॉपीराइट एक्ट कब आया, तो इस तरीके से पूछ सकता है। द जोग्राफिकल इंडेक्शन ऑफ गुड्स कब आया, एक्ट 1999 में। द पेशेंट क्या है, द पेशेंट एक्ट 1970 में आया। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या क्या एक्ट्स है, जैसे कि यहाँ पर 10 सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट, ये 2000 में आया था। द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया था। इनके अलावा 2 निम्न क्षेत्र जिनके अंतर्गत है बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। यानी कि आपके पास में ट्रेड है, संविदा कानून, लाइसेंस है, तो आप सुरक्षित हो सकते हैं, वरना आपको किसी प्रकार से गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर का बौद्धिक संपदा अधिकार से अलग तरह का संबंध है। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका स्रोत कोड सभी के लिए खुला हो। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी में क्या रोजगार है, क्या टेक्नोलॉजी में भी करियर बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल आज का युवा यदि आप शिक्षा के ऊपर निर्भर नहीं रहे और टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आगे आए तो आपको रोजगार मिल सकता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपसे वादा है कि ये बिल्कुल वीडियो आपने वॉच किया तो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पक्के होने वाले हैं। देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार क्या है, ठीक है।
सिंपल तरीके से यहाँ पर देखना दोस्तों कि जो वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, सूचना प्रौद्योगिकी का जिस प्रकार मानवता के उत्थान और विकास के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उससे आज विश्व का शायद ही कोई क्षेत्र होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में अछूता रहा होगा। यही कारण है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपने रोजगार में लेता है तो कोई किस में लेता है। यानी कि आज आईसीटी के दुरुपयोग भी हैं, टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग भी, यानी कि आपको अच्छे कामों में लेना या फिर बुरे कामों में लेना, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे ये फोटो दिख रही है, यानी कि आईसीटी में किस प्रकार से रोजगार उपलब्ध हो सकता है, ये आपको देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में जीवन वृद्धि के लिए उपलब्ध अनगिनत विकल्पों में से कुछ विकल्प यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आईसीटी में आप क्या क्या यहाँ पे आपको वृत्तियाँ दिखाई दे रही है, ये सूचना की जो जीवन वृत्ति है इसमें कौन कौन से विकल्प शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डिजाइनर, एनिमेटर, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, नेटवर्क मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट यानी कि ये वृत्तियाँ याद रखनी पड़ेगी भाई आपको, पूरी तो याद नहीं होंगी लेकिन मेन याद रखना है। जैसे कि नेटवर्क एडमिनिस्टर है, प्रोग्रामर है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है, डाटाबेस मैनेजर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये आपको मेन याद रखनी पड़ेगी। वेब प्रोग्रामर है, ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब सोशल मीडिया से आप वैसे भी परिचित हैं क्योंकि सोशल मीडिया के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो सोशल मीडिया देखेंगे, पढ़ते हैं तो सोशल मीडिया देखते हैं, यानी कि सोशल मीडिया के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। क्योंकि मैंने सुना है कि इंस्टाग्राम जिसके मोबाइल्स में है तो उसको तो बिल्कुल यानी कि टाइम ही नहीं है ना। तो सोशल मीडिया क्या है, यानी कि आज आपने पता है सोशल मीडिया यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, ट्विटर है, ये सब सोशल मीडिया के अंदर आते हैं। तो सोशल मीडिया आपको अच्छे से ढंग से पता होगा, इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। इसके बाद में लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विश्व भर में देखिए सोशल यानी कि 200 सोशल नेटवर्क साइट है, फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट, माई स्पेस, लिंक्डइन, फ्लिपकार्ट, ये ध्यान से सुना है, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको ध्यान से देखना। इंस्टाग्राम फोटो वीडियो शेयरिंग सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। इस सर्वे के मुताबिक विश्व भर में लगभग 1 अरब 28 हज़ार करोड़ फेसबुक इस्तेमाल करने वाले हैं। विश्व भर में इंस्टाग्राम यूज़रों की संख्या 15 करोड़, लिंक्डइन यूज़र की संख्या 20 करोड़ है, इसमें से 3 करोड़ ट्विटर यूज़रों की संख्या 9 करोड़ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान कर रखना है भाई। इनके सिग्नेचर यानी कि जो साइंस है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि ये यूट्यूब का है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, ये ट्विटर का ही है। लेकिन अब ये आ गया, कमेंट मत कर देना सर एक्स क्या है, ये वो वाला एक्स नहीं है बेटा, तुम सोच रहे हो ये एक्स भाई ट्विटर का ही जो नया लोगो लॉन्च किया है एक्स नाम से, ठीक है। ये जो शेयर का बटन है ये व्हाट्सअप का ही है। इसके बाद में देखिए इसमें कोई खास नहीं है, वैसे देख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सोशल मीडिया जैसे कि आपसे पूछ लेगा फेसबुक की स्थापना कब हुई, 2011 में ये फेसबुक के द्वारा मिस्र में ज़बरदस्त आंदोलन किया गया, स्थापना नहीं हुई सॉरी, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, वैसे ये सब पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है। फेसबुक ने लंबे अरसे बिछड़े पिता बेटी भाई, ये कुछ खास नहीं है भाई, पॉइंट खास नहीं है। तो ये यानी कि 10 से 15 मिनट में मैंने आपको सामाजिक प्रभाव है ये समाप्त करवा दिए, है ना। लगभग ये क्या क्या सोशल मीडिया ये तो आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई। इसमें पर्सन दे रखें क्या, ये पर्सन दे रखें, पर्सन स्क्रीनशॉट ले लो चाहे से आप। जैसे कि एक लेखक द्वारा किसी लेख की रचना अपने नाम को प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है। एक लेखक द्वारा किसी लेखक से रचना अपने नाम से प्रकाशित करना क्या कहलाएगा, साहित्यिक चोरी, क्या कहलाएगा, साहित्यिक। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई, 1967 में, ठीक है। भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं, कितने किए गए हैं, ये कमेंट बताओ। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्मिलित है, तो सारे ही हैं भैया, डेटाबेस मैनेजर, डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सभी हैं, ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट कौन सी है, फेसबुक आ जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़र इसी पर जुड़े हैं, इस वजह से इंस्टाग्राम नहीं होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम रील के चक्कर में कर दिया आप। तो इस तरीके से हमारी दोस्तों ये जो बिल्कुल 2 यूनिटें लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी जो भी वीडियो है रीट भर्ती परीक्षा को समर्पित होगी। अन्य में शैक्षिक परिदृश्य की पूरी AI के माध्यम से बिल्कुल लेकर आ रहा हूँ। AI के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि यदि जिसने भी ढंग से वीडियो देख लिया, ढंग से उसको समझ लिया, तो उसको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। AI के माध्यम से जो हमारे दिमाग में जो मूवी के
के स्टाइल में मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। जिसने भी ढंग से सुन लिया ना, एक भी आपको यानी कि क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ढंग से समझिए। आर्ट एंड कल्चर का भी प्रयास कर रहा हूँ, आप प्ले लिस्ट में जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और बाकी में हो सकता है कि 2 यूनिट आपको बता दो, और 2 यूनिट आपको मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ। ये पहला पार्ट था हमारा, दूसरा पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय।